दिल्ली ऋषिकेश हाईवे के एक पुराने हिस्से के पास एक समय था जब वहां एक हवेली खड़ी थी, नीले पत्थर की, बड़ी और अंदर से वर्षों से सुनसान। लोग कहते हैं कि उस हवेली में एक वक्त में संगीत की रातें होती थीं और कांपती रोशनी में सिनेमागृह जैसी बातचीतें चलती थीं। पर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। एक आग लगी, कई लोग गायब हुए और हवेली को छोड़कर सबने शहर छोड़ दिया। हवेली के तहखाने के बारे में अफवाहें आज भी लोगों की जुबान पर हैं। वहां एक परछाई रहती है, न पूरी आत्मा न पूरी याद, जो किसी को भी भीतर बुला लेती है। अर्पित शर्मा 22, एक अनुभवी और जिज्ञासु पत्रकार जिसने जीवन में सच खोजने की कसम खाई है। उसकी जिंदगी में यह मामला व्यक्तिगत भी है। उसकी दादी उस हवेली इलाके की कहानी बताया करती थीं और दादाजी, ट्रक ड्राइवर, अचानक वहीं से गायब हो गए थे। अर्पित अब इस तहखाने के राज को उजागर करने को तैयार है। उसके साथ हैं निशा 30, एक फोटोग्राफर और बचपन की दोस्त जो सच्चाई जानने की आग में उसी तरह जलती है। डॉ मीरा 34, एक पैरानॉर्मल रिसर्चर जो अनुभवों के साथ विज्ञान जोड़ती है। और विक्रम 35, एक पूर्व पुलिस निरीक्षक जो अब निजी जांच सलाह देता है और अतीत की बातों से जुड़ा हुआ है। यह कहानी उनके उस सफर की है जहां भय, आकर्षण, पुरानी यादें और एक अधूरा वादा टकराते हैं, और जहां तहखाने की परछाई उन्हें हर कदम पर उलझाती है। सड़कें सुनसान थीं, मौसम बदल रहा था। बारिश के पहले की ठंडी हवा ने पेड़ों की शाखों को हिलाया और हवेली की खिड़कियों से लंबे लंबे छायाचित्र बनने लगे। अर्पित की कार ने हवेली तक की वह पुरानी सर्कुलर गली ली जहां गड्ढों में पानी भरा था और रेंगते कीड़े हल्की रोशनी में दिखाई दे रहे थे। हवेली का विशाल फाटक राख के आवरण के साथ पड़ा था। गेट जंग लगा और उस पर पुराने चलागों की परतें सी पड़ी थीं। अर्पित ने कैमरा बैग संभाला, निशा ने फ्लैश लाइट जलाई और विक्रम ने जांच की सामग्री बाहर निकाली। पुराने दस्तावेज, चाबियां और रबर के दस्ताने। उन्होंने हवेली के निचले हिस्से की सीढ़ियां पकड़ी। एक तहखाना द्वार। वहां की हवा इतनी ठंडी और गंधित, मानो किसी पुराने जलते बुझते स्मृति कक्ष की थी। पहले कदम पर अर्पित ने दीवार पर खरोंच देखी। नीचे की ओर धुंधली, तेजी से घूमती हुई, किसी सूखी नोक से बनी, और सावधानी पूर्वक दूर देखा तो एक छोटा सा चिन्ह मिला। एक त्रिकोण, अंदर एक वृत्त, और बगल में लिखे थे कुछ अक्षर जो मिटे हुए थे। निशा ने धीरे से फोटोग्राफ लिया। विक्रम ने कहा, यह चिन्ह लोक कथाओं में मिलता है, किसी पूजा अनुष्ठान या वैरान करने वाले संस्कार का प्रतीक। अर्पित ने एक आवाज सुनी, दूर से किसी का सरसराना। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा बंद, फुसफुसाहट गायब। वे नीचे उतरे। तहखाने में हवा का दबाव अलग था, यह जैसे किसी ने समय का तापमान बदल दिया हो। और तभी अर्पित को लगा कि दीवार से कोई नजर उसे देख रहा है। एक परछाई, धुंधली परछाई, जो ज्यों-त्यों उनकी ओर घूमती जा रही थी। हवेली के ऊपर बड़े दराजों में छिपे पुराने दस्तावेज निकाले गए। मीरा ने उनसे जोड़कर टूटे फूटे रिकॉर्ड पढ़े। सन 1948 की कागजात, ठेठ जमींदारी के कागजात, और एक दर्ज रिपोर्ट जिसमें लिखा था कि 1952 में एक बड़ी आग लगी जिसमें दर्जनों ग्रामीण मरे। पर अधिक परेशान कर देने वाली बात वह थी जिस पन्ने पर एक हस्तलिखित बैंड था, याद रहे, अंतिम रस्म तहखाने में। और नीचे एक नाम, बलदेव। एक पुराना फोटो मिला, हवेली की पहली रात की। लोग नाच रहे थे और बीच में एक तेज तर्रार व्यक्ति, यानी ठाकुर बलदेव। फोटो के कैनवास पर तरह तरह के खरोंचे और एक चिन्ह था, वही त्रिकोण। मीरा ने कहा, यह कोई सिर्फ रैखिक इतिहास नहीं है, यहां कोई संस्कार हुआ था, शायद बलदेव की सत्ता की किसी तरह की रीति। विक्रम ने दस्तावेजों के किनारे देखा, कुछ पुलिस नोट्स, कुछ गायब हुए लोगों की सूची, उनकी तारीखें और हवाले वाली जगह, बार बार तहखाने का जिक्र। तब अर्पित की बाजू में एक हल्का इशारा हुआ। दीवार पर ताजा दाग, खून जैसा गाढ़ा लाल, जो अभी भी गीला था। निशा ने बैग से हैंडलैंप निकाली और पास जाकर देखा। दाग से कुछ उलझे होते चिन्ह निकल रहे थे, मानो किसी ने अब भी अपने हाथ से दीवार को छूकर अंक लिखे हों। मीरा के उपकरणों ने अस्थायी चुंबकीय अनियमितता दिखाई जो पैरानॉर्मल फील्ड का संकेत दे सकती है। विक्रम ने सख्ती से कहा, यहाँ बात सामान्य नहीं, हम यह रिकॉर्ड करके बाहर जाते हैं, पर ध्यान रखना,
किसी भी चीज को हाथ न लगाए। पर अर्पित की आंखों में कुछ और ही निर्णायक ठहर गया था। वह यह सच खोलकर ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो। नजदीकी गांव में काली माई रहती थीं, उम्रदराज, बांझ सी, पर निगाहों में चुभने वाली तीखी चेतना। उन्होंने अर्पित का इंतजार किया, जैसा कोई जो अपना मंजिल पाकर ही रहेगा। काली माई की आवाजें धीमी पर धारदार थीं। उनके हाथों में किसी पुराने जमाने की लौंग की थाली जैसी चीज थी और वे कहते कहते सिर हिलाती रहीं। ठाकुर बलदेव ने खून खरीदा था, न कि जमीन। उसने लोगों को ढेर करके उस मिट्टी में उसकी गुलामी का दाग गाड़ा। तब किसी ने उसकी विधि परत में कुछ ऐसा रच दिया कि आत्माएं चैन न पाईं। उन्होंने तहखाने में आखिरी रस्म की, किसी नियत से जिसने न केवल नमन दिया पर एक जोश लाया। न सिर्फ बलदेव की शक्ति का बंधन, पर उस रात जिसने भी जिंदा थे उनकी आवाज दब गई। आज भी जब कोई विधि को पूरा नहीं करता तब आत्माएं भटकती हैं। काली माई ने आगे बताया कि कई लोग रात में तहखाने से आवाजें सुनकर गए, पर जो भीतर गए किसी की लौ पूरी नहीं निकली। अर्पित ने सवाल किया, पर तहखाने की परछाई क्या चाहती है? काली माई की आंखें भर आईं और वह बोली, वह चाहती है कि कोई उसका नाम ले, किसी के साथ वादा पूरा हो या फिर कोई नया वादा कर दे, वरना वह फिर से खाएगी। निशा ने सिला लिया, क्या वह फिर से लोगों को अपनी ओर बुलाती है? काली माई ने सिर हिलाया, हाँ, और वह वचन मुश्किल से टूटता है। वे लौटे तो दस्तावेजों पर और गहराई से काम किया। अर्पित ने पाया कि दादाजी के नाम की तारीख और ठाकुर के दस्तावेज की तारीख में कुछ अस्पष्ट मेल था, लगभग एक ही हफ्ते का फासला। इसका मतलब था कि दादाजी का गायब होना भी उसी घटना श्रृंखला में पड़ता था। विक्रम का चेहरा कठोर हुआ, हम यह मामला सबूतों के बिना अदालत में नहीं ले जा सकते, पर मैं इसे निजी तौर पर सुलझाऊंगा। जब अगले सप्ताह अर्पित और टीम वापस तहखाने पहुंची तो उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी। निशा कैमरा गियर ले आई, मीरा उपकरणों के साथ, और विक्रम ने कुछ छोटे छोटे सेंसर लगाए। रात के पहले 3 घंटे शांत रहे, पर रात के 3:13 पर एक अजीब सी धुन ने हवा काटी। किसी पुराने वाद्य का हल्का सुर, और फिर धीरे धीरे किसी के ठनठनाते कदम। मीरा ने स्पेक्ट्रम रिकॉर्डिंग पर देखा, अर्थात वो ध्वनि कोई मानवीय उत्पत्ति नहीं रखती थी, उसमें नाटकीय फ्रीक्वेंसी थी। आवाज तेज हुई, फुसफुसाहटें, किसी के गाने की तरह उत्तर देना, और फिर एक कठोर सूखी हंसी। अर्पित की पलकों के बीच डर और उत्सुकता घुला हुआ था। अचानक सेंसर ने तापमान गिरने का संकेत दिया, 3 डिग्री के आसपास गड़बड़, और तभी दीवारों पर छायाएं दौड़ीं, मानो अंधेरे में कई परछाइयां एक साथ उठ खड़ी हुई हों। विक्रम ने तुरंत सभी को चुप कराया, पर निशा ने अपना कैमरा खोल दिया और हाई ISO में रिकॉर्ड करना शुरू किया। कुछ सेकंड्स के बाद कैमरा में एक तेज आभास कैप्चर हुआ, एक मानवीय आकार जो अस्तित्व में था, पर उसकी पृष्ठभूमि धुंधली रही, सिरा हुआ चेहरे के साथ, लेकिन आंखों में खालीपन की गहराइयां। निकट माइक्रोफोन पर एक धीमी स्तब्ध गिनती भी रिकॉर्ड हुई, 1, 2, और फिर स्क्रीम जो सीधे हृदय को झकझोर दे। स्मार्टफोन के रिकॉर्ड पर निशा की हांफती आवाज निकली, हमें यहां से, पर 1 टैप पर डेटा दिखा रहा था कि कुछ ऑब्जर्वेबल परामर्शिका खींची, जैसे किसी ने अस्थायी शक्ति को जगाया। वह रात कुछ नेत्रहीन रोमांच से भरी रही। सुबह उन्होंने देखा कि तहखाने के एक हिस्से की मिट्टी जैसे घिस कर बाहर निकली थी और उसमें छोटे छोटे उभरे नुकेले निशान थे, मानो किसी ने जुताई के बिना जमीन पर खुरचाई हो। निशा के कैमरा की एक शॉट में एक श्वेत डोर के किनारे कहीं एक छोटी सी आकृति फुर्सत से गुजरती हुई पाई गई। मीरा ने कहा, यह अब केवल लोक कथा नहीं, यह सक्रिय आत्मीय गतिविधि है। तहखाने के एक अंदरूनी कोने से अर्पित ने एक पुरानी डायरी निकाली, दादाजी की लिखी एक छोटी नोटबुक जैसी। पन्नों पर छोटे छोटे शब्द, रेल की धुन के साथ लिखे गए छोटे छोटे क्लिप, ठाकुर की रस्में, आवाजें। आदमियों ने रोते हुए कहा कि वे सब ठीक हैं। एक पन्ने पर एक रेखा थी, यदि मैं न लौटा तो तहखाने की तीसरी सीढ़ी के नीचे देखना। अर्पित की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने वहीं किया और सीढ़ी के नीचे एक लोहे का पुराना डिब्बा निकला। उसमें दादाजी के कुछ सिक्के, एक पुरानी फोटो और एक कागज का छोटा टुकड़ा था जिस पर एक वाक्य था,
वादा पूरा करो। नीचे किसी ने पन्नों में कई बार नहीं लिखा था, जैसे किसी ने जोर से हृदय के साथ विरोध किया हो। निशा की आंखों में आंसू आ गए। यह अब केवल प्रोफेशनल जांच नहीं रही, यह व्यक्तिगत था। मीरा ने कहा, यह संकेत स्पष्ट है, किसी ने अधूरी चीज छोड़ी है, किसी ने रस्म शुरू की थी और छोड़ दिया था। आत्माएं बुरी नहीं होती, वे अधूरे कर्मों के प्रतिफल की तरह होती हैं। विक्रम चुप था। उनका चेहरा बतलाता था कि वह इस सच से पहले ही परिचित था, पर कुछ और। रात आते आते भी तहखाने की परछाइयां और अधिक तीव्र हुईं, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। वे बाहर निकले, पर अर्पित ने मन बना लिया था। वह यह वादा पूरा करेगा जिसे दादाजी से जुड़ा हुआ समझता था, चाहे कीमत कुछ भी हो। अगले सप्ताह उन्होंने तहखाने पर गहरी खुदाई शुरू की। रात भर की। मिट्टी खोदी गई और हमें मिली एक पुरानी लकड़ी की संदूक सी चीज। संदूक खुला तो उसमें कुछ पवित्र चिन्ह, जले हुए कपड़े और एक दर्ज कागज था जिस पर रक्षात्मक मंत्र और एक विस्तृत नक्शा बना था। नक्शा यही दर्शाता था कि तहखाने की गहराइयों में एक छोटा सा कक्ष है जिसमें रस्में चलाई जाती थीं। मीरा ने कहा, अगर हम सही समय पर नहीं पहुंचे, अगर रस्म पूरी न हुई, तो ऊर्जा अस्थिर हो जाएगी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और एक साथी, राहुल नाम बदलकर, जो टीम का नया मददगार था, अचानक बेसुध होकर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुलती रहीं लेकिन उसमें कोई चेतना नहीं थी, बस हल्की सिहरन, और फिर वह चीख कर रो पड़ा। अगले 3 घंटे में उसकी हालत बिगड़ी। वह बार बार एक ही वाक्य दोहराता रहा, वादा पूरा कर दो, और फिर अचानक शांत हो गया। सुबह हुई तो राहुल का शव तहखाने के बाहर एक छोटे से गड्ढे में मिला। उसके गले पर छायापूर्ण निशान थे और चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कुराहट। पुलिस की रिपोर्ट में इसे आत्महत्या लिखा गया, पर विक्रम ने नोट किया कि शरीर में बाहरी चोट के निशान थे। अर्पित ने डब किया, यह केवल लोक कथा नहीं, यह खून की जमीन का प्रभाव है। निशा टूट चुकी थी। मीरा उपकरणों पर आंसुओं पोंछकर रो पड़ी। विक्रम ने कहा, हमें अब अधिक सावधान रहना होगा, यह कोई मजाक नहीं, पर जो सच है उसे उजागर करना जरूरी है। अर्पित ने दृढ़ निश्चय किया, वह सच लाएगा। पर तहखाने की परछाई अब और भी सख्त हो चुकी थी। किसी ने कहीं किसी ने वादा तोड़ा था और अब उसे पूरा करने के लिए दूसरे को आवाहन कर रही थी।